Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. Let's continue with the MCQs from 86 to 90th. करते हैं फटाफट से स्टार्ट. ऑलमोस्ट MCQs अब खत्म होने वाले हैं. चलिए करते हैं इन द रिवर्स ऑर्डर. क्वेश्चन 90 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना. सोशल वेलफेयर सर चार्ज पेबल ऑन. जब भी हम क्या करते हैं, कस्टम्स निकालते हैं, कस्टम ड्यूटीज वगैरह सॉल्व करते हैं कस्टम के क्वेश्चंस, तो उसमें सोशल वेलफेयर सर चार्ज लगता है. तो हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि सोशल वेलफेयर सर चार्ज कब लगना है कब नहीं लगना. ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रही हूँ कि कब लगेगा. सोशल वेलफेयर सर चार्ज लगता है ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस ऑन प्रोटेक्टिव ड्यूटी प्लस ऑन सीवीडी. सीवीडी कौन सी? सारी सीवीडी पे, सारी काउंटर वेलिंग ड्यूटी पे नो. जो 3(1) की काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया, मीन्स जो एक्साइज को इक्वलाइज करने के लिए लगाई जाती हैं. तो क्या बोला गया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कहाँ कहाँ पर लगेगा? बीपीसी में लगेगा. बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड सीवीडी. वो भी सीवीडी कौन सी? 3(1) वाली सीवीडी पे लगेगा. कौन सी सीवीडी पे लगेगा? 3(1) वाली सीवीडी पे लगेगा. चलिए क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है. बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा. आईजीएसटी पे लगेगा, नो इट्स नॉट सीवीडी 1. एंटी डंपिंग पे लगेगा, नहीं लगेगा. कंपनसेशन सेस पे लगेगा, नहीं लगेगा. जब तक आपको ये 3 वर्ड ना मिले, बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड सीवीडी 3(1), बेसिक प्रोटेक्टिव सीवीडी 3(1), तब तक सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा. इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास कहाँ लगेगा? सिर्फ 1 पॉइंट है जिस पे लगेगा. तो कोई हमारे पास आंसर है? यस, ए मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम. एक बार लास्ट में मैच कर लेंगे. चलिए उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है. साथ साथ मैं आपको समझाती चलूंगी सो दैट अगर मैं सारा यहाँ पे लेकर आऊंगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो जो जो पॉइंट्स यहाँ पे रेलेवेंट है मैं वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाली हूँ. चलिए क्या कह रहा है, Which of the following statement is valid under the customs law? कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने देखना है क्या वो वैलिड है इनवैलिड है. स्टेटमेंट पढ़ूंगी, साथ साथ मैं आपको करेक्ट वाली भी बताती चलूंगी. वाई इट इज वैलिड, वाई इट इज इनवैलिड, मैं आपको दोनों क्लियर करवाती चलूंगी, है ना. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. Imposition of countervailing duty and anti-dumping duty on the article टू कंपनसेट फॉर द सेम सिचुएशन ऑफ डंपिंग. देखो क्या होता है, डंपिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सस्ते में, आपके पास इंडिया में बहुत सस्ते में इंपोर्ट हो रहा है ना. तो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतने सस्ते में बेच नहीं पा रही है मार्केट में. तो क्या होता है, बाहर से आपको चीपर रेट पे इंपोर्ट हो रहा है, तो वो आप इक्वलाइज करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हो. इन द सेम वे काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी यही होता है. क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी में? क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी में? क्या होता है कि आपका जो मान लो किसी अदर कंट्री में, इंडिया में वैट लग रहा है पर बाहर वाली कंट्री से वैट लग के नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली वो टैक्स जब नहीं लगा तो चीपर पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो इक्वलाइज करने के लिए अगर आप इंडिया से खरीदोगे, मैं क्या कहूंगी, मुझे इंडिया से खरीदने पे तो वैट लग रहा है, बाहर से अगर मैं इंपोर्ट करूंगी तो मुझे वैट नहीं लगेगा. तो ऑब्वियसली बात है लोग इंपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे. तो इक्वलाइज करने के लिए क्या लगती है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है. काउंटर वेलिंग ड्यूटी. अब एक बात बताओ, क्या डबल डबल बढ़ा देंगे हम रेट को? नहीं. एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी दोनों एक साथ नहीं लगेगी, दोनों में से एक लगानी है. एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी दोनों में से एक लगानी है. तो फिर से पढ़ो ये क्या कह रहा है पॉइंट. Imposition of countervailing duty and anti-dumping duty on the article to compensate the same situation. सेम सिचुएशन में क्या दोनों टैक्स लगा दो, एक्सेस में बढ़ा दो प्राइस? नो, ये गलत बोल रहा है. दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड. वैलिड क्या है? दोनों में से सेम सिचुएशन को डील करने के लिए एक ड्यूटी लगेगी. सेम सिचुएशन को डील करने के लिए एक ड्यूटी लगेगी. लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट. क्या कह रहा है, इम्पोजिशन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी on an article for reason that same is exempt from the duty borne by a like article when meant for consumption in origin of country. एक बात बताओ क्या होता है जब इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है, वहां वाली कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करती है, आर्टिकल को ड्यूटी फ्री कर देती है. ड्यूटी फ्री कर देती है क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट पे आपकी, हम एक्सपोर्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. वी प्रमोट द एक्सपोर्ट, सो वी आस्क आर अदर पीपल ऑफ द कंट्री, मीन्स जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है दैट विल आस्क द पीपल ऑफ दैट कंट्री कि आप एक्सपोर्ट करो, आपकी ड्यूटी माफ, एक्सपोर्ट करो, आपकी ड्यूटी माफ. तो एक बात बताओ, बट ऐसा नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है. That country has not exempted the countervailing duty
only for the export. It has exempted the ध्यान से देखना, that country has not exempted that duty in that country. उस कंट्री में जो वो ड्यूटी है, एक्साइज है, वो एग्जम्प्ट इसलिए नहीं किया है कि आपको एक्सपोर्ट करना है, अपने सिटीजन्स को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उसने एग्जम्प्ट नहीं करा है, बट एक्चुअल में एग्जम्प्ट क्यों किया गया है? नेचुरली वो एग्जम्प्ट है, वो नॉर्मली एग्जम्प्ट है, तो क्या फिर भी हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे? नहीं, क्योंकि वो वैसे भी वहां पर नहीं लगता, वैसे भी वहां पर वो ड्यूटी नहीं लगती, तो क्या आप दोबारा से काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाओगे? नहीं लगाओगे। ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखो। इम्पोजिशन ऑफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन द आर्टिकल, एक बात बताओ, क्या हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे ऑन द आर्टिकल सिर्फ इस रीजन से क्या आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हो कि उस कंट्री में वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है, उस कंट्री में वो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है तो इसलिए हमें सस्ते में पड़ रहा है? नो, वो प्रोडक्ट ही एग्जम्प्ट है, उस कंट्री में वो प्रोडक्ट ही एग्जम्प्ट है, उस कंट्री में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वहां पर ड्यूटी फ्री किया जाता, फिर हम यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते, बट वहां पर उस कंट्री में वो प्रोडक्ट नेचुरली एग्जम्प्ट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन में एग्जम्प्ट है, इस वजह से आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते। काउंटर वेलिंग ड्यूटी आप तब लगाओगे जब आपको इंडिया में सस्ता करके भेजा जा रहा है, इंडिया में सस्ता करके भेजा जा रहा है, वो अगर वैसे ही वहां पर एग्जम्प्ट है नेचुरली, तो आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी को नहीं लगाओगे, तो आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी को नहीं लगाओगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, आप इस वजह से लगा लो क्योंकि वहां पर वो एग्जम्प्ट है? नो, बिकॉज उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एग्जम्प्ट नहीं करा है, वो नॉर्मली वहां पर एग्जम्प्ट है, वो वैसे ही वहां पर एग्जम्प्ट है। उसके बाद तो क्या कह रहा है, इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द आर्टिकल्स import from a member country of WTO on determination that import of such article materially retards। क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो WTO वगैरह से हमारी इंपोर्ट हो रही है उसमें हम एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा रहे, until and unless जब तक वो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको मटेरियली रिटार्ड्स ना करे, मतलब उसको इंजरी ना पहुंचाए। तो ये क्या कह रहा है, सही बात बोल रहा है। इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी आर्टिकल इंपोर्टेड फ्रॉम WTO ऑन डिटर्मिनेशन दैट, कब लगेगी? व्हेन द आर्टिकल मटेरियली रिटार्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑब्वियसली बात है, हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी इंडियन कंट्रीज को इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उसको नुकसान पहुंच रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। रेलेवेंट पॉइंट ही मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ। क्या क्या पॉइंट था यहाँ पे, सिंपल सी बात, आपने क्या क्या पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी, दोनों में से एक ड्यूटी लगानी है फॉर द सेम सिचुएशन। डबल ड्यूटी लगा के आप उसको हायर नहीं कर सकते, फॉर द सेम सिचुएशन एक ड्यूटी लगानी है। दूसरी बात क्या थी, अगर हम किसी चीज का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट उस कंट्री में ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द एक्साइज वगैरह, ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर एग्जम्प्ट है, उन्होंने सस्ता कर दिया। नो, अगर उन्होंने सस्ता किया होता ताकि वो एक्सपोर्ट करे, ताकि उसके जो सिटीजन है एक्सपोर्ट करें, तब यहाँ पे हम इक्वलाइज करते। जब वो नेचुरली वहां पे एग्जम्प्ट है, सिर्फ इस रीजन की वजह से हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते, इस रीजन की वजह से हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, WTO से आने वाली चीजें जनरली हम लगाते नहीं हैं ड्यूटीज पे, बट अनटिल एंड अनलेस जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को वो क्या कर रहा है, वो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, हमारी इंडियन इंडस्ट्री को रिटार्ड्स कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट मस्ट बी द आंसर, डी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है, 88 इज टॉकिंग अबाउट द एंटी डंपिंग ड्यूटी। मैं फटाफट से आपको एक क्विक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। जब बाहर वाली कंट्री जब इंडिया में एक्सपोर्ट करती हैं, बहुत ही कम प्राइस पे डंप कर देती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बाहर से कुछ इंपोर्ट करा 10,000 में इंपोर्ट करा, बट एक्चुअल में उसका प्राइस क्या है, 12,000। तो मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना हुआ, मतलब आपकी कंट्री में वो 10 में आया जबकि उसका एक्सपोर्ट प्राइस 12 है, तो डंप करा उन्होंने आपकी कंट्री में, मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना है,
मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना है 2000 इज द मार्जिन ऑफ डंपिंग, 2000 इज द मार्जिन ऑफ डंपिंग। दूसरी बात मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना हुआ 2000 हो गया। एक बात बताओ क्या पूरी की पूरी ड्यूटी लगा देंगे? नहीं, देखना भी पड़ता है ना कि हमारी इंडस्ट्री को उस डंपिंग से कितना नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप ऐसे ही लगा दोगे एंटी डंपिंग ड्यूटी? नो, यू हैव टू सी हमारी इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच रहा है उससे, हमारी इंडस्ट्री को कितना नुकसान पहुंच रहा है उससे। अब दूसरा चीज हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे कितना मार्जिन ऑफ डंपिंग था, मतलब कितना डंप करा है उसने, कितना मार्जिन डंप पे जितना मार्जिन कराया वो मार्जिन ही खत्म कर दो, डंप पे जितना उसने मार्जिन कमाया वो मार्जिन ही खत्म कर दो, ठीक है। मार्जिन ऑफ डंपिंग और कितनी हमें इंजरी हुई है, विच एवर इज लोअर। इंजरी कैसे देखते हैं, मान लो आपने वो 10,000 में आपने लिया था, बट वो इंडिया में आते 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 कुछ आपकी ड्यूटी टैक्सेस कुछ भी लगा तो वो 12 में आपको पड़ रहा है, तो वो आपको 12 में पड़ रहा है। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर इंडिया इंडस्ट्री बनाकर बेचती वो मान लो बेचती 13 में, वो 13 में बेचती इंडियन इंडस्ट्री, तो डंप की वजह से आपको इंजरी कितनी हुई है, इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी कितनी हुई है, ओनली 1000 की इंडस्ट्री इंजरी हुई है। उसने चाहे मार्जिन 2000 का कमाया हो, डंपिंग में मार्जिन चाहे 2000 का हो, बट हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी कितने की हुई है, ओनली 1000 की। वाई? बिकॉज एक्चुअल में मेरे को जो लैंडेड प्राइस पड़ा है, एक्चुअल में मुझे जो प्राइस पड़ा है वो 12,000 पड़ा है, बट अगर वही मेरी इंडियन इंडस्ट्री बना के बेचती, वो 13 में सेल करती, इंडियन इंडस्ट्री वुड सेल इट ऑन द 13,000, तो एक्चुअल में मुझे इंजरी कितनी की हुई है, ओनली 1000 की। 2000 से मुझे मतलब नहीं है, अगर मैं इंडिया में बनाती उसकी वजह से मुझे 1000 की इंजरी हुई है, तो लोअर ऑफ ड्यूटी कितनी लगा देंगे, लोअर ऑफ डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर। सो बी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या करें, एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब बहुत सस्ते में आप इंपोर्ट करते हो तो हम ड्यूटी लगा के उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे उसने डंपिंग पे कितना मार्जिन कमाया, डंपिंग पे वो जितना मार्जिन कमा रहा है उसको बराबर कर दो, उसका मार्जिन ही खत्म कर दो तो वो डंप वाला प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। दूसरी बात, हमारी इंडियन इंडस्ट्री को कितनी इंजरी हो रही है, कैसे कंपेयर करेंगे, वो कंपेयर करेंगे कि इंडिया में कितने प्राइस में वो बिक रही है और एक्चुअल में आपको वो कितने प्राइस में पड़ी, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें इंडियन इंडस्ट्री को इंजरी हुई है। तो लोअर ऑफ द टू वुड बी द एंटी डंपिंग ड्यूटी, लोअर ऑफ द टू वुड बी द एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी under section 9 of the custom tariff act shall not be levied। मैंने आपको आइडिया दे दिया काउंटरवेलिंग ड्यूटी हम कब लगाएंगे, तो हम कब लगाने वाले हैं, तब हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे जब हमें दिख रहा है कि वो सस्ते में इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें टैक्सेस, कुछ ऐसे टैक्सेस को माफ करके वो सस्ते में कुछ अदर कंट्री में, एक्सपोर्ट वाली कंट्री में कुछ ऐसे टैक्सेस को रेमिट कर दिया गया है सो दैट दे कैन एक्सपोर्ट मोर। तो हम उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 shall not be levied unless subsidy related to export performance। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया, अगर वो कंट्री के प्रोडक्ट्स नेचुरली एग्जाम्प्ट होते, होली एग्जाम्प्ट होते, उस ओरिजिन कंट्री में भी एग्जाम्प्ट होते, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगाते। बट इन द गिवन केस वो क्या कह रहा है, अनटिल एंड अनलेस हमें जब तक ये लगे कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए एग्जाम्प्ट किया गया है। मान लो अदर कंट्री ने क्या बोला, आप जितना एक्सपोर्ट करोगे आपको सब्सिडी मिलेगी, अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट करने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करो आपको सब्सिडी देंगे, एक्सपोर्ट करो आपको सब्सिडी देंगे, तो मतलब वो हमें इंजरी, मतलब हमारे यहाँ पर प्राइस को इम्पैक्ट होएगा। अगर वो नेचुरली एग्जाम्प्ट होता तो अल्टीमेटली वो नेचुरली चल रहा है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो क्या कह रहा है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, वो अपनी एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे यहाँ सस्ता आएगा, हमारी इंडियन इंडस्ट्री में महंगा मिलेगा, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मतलब अगर लग रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा रहा है किसी भी तरीके से, हमें उसको इक्वलाइज करना है, मतलब कुछ तरीके अपनाकर एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, देन वी हैव टू इक्वलाइज इट। अगर नेचुरली वो आ रहा
रहा है सस्ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला, काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9 शैल नॉट बी लेविड अनलेस इट इज डिटरमाइंड दैट इट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, अगर वो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो हमें काउंटर वेलिंग लगानी पड़ेगी, बिकॉज अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं पाएंगी। तो ये करेक्ट बोल दिया इसने। उसके बाद countervailing duty shall not be levied unless it is determined that subsidy relate to the domestic goods over the imported in an export article. Subsidy relates to the use of the domestic goods over the imported goods in an एक्सपोर्ट आर्टिकल। क्या बोला जा रहा है कि जो आप एक्सपोर्ट आर्टिकल बना रहे हो उसमें आप क्या करो, सब्सिडी क्यों दी जा रही है, आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं, किसी भी कंट्री की बात हो रही है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगेगी कि आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करो, डोमेस्टिक गुड्स को, सो दैट सब्सिडी दी जा रही है ताकि अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज हो। मतलब अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट को सस्ता किया जा रहा है, सो दैट एक्सपोर्ट किया जा सके। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो अगर किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट को सस्ता कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके, मतलब हमें इंपोर्ट सस्ते में हो, तो मतलब हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री से हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो महंगा बन के आ रहा है। तो ये भी सही बोल रहा है, तो हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं रिलेटेड टू द यूज ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स को यूज करो, इंपोर्टेड। उनको क्या, मान लो चाइना वालों को क्या बोला जा रहा है कि आप अपनी डोमेस्टिक गुड्स को यूज करो ताकि सस्ते में प्रोडक्ट बने एंड सस्ते में हम एक्सपोर्ट कर पाए। तो इंडियन इंडस्ट्री तो महंगी पड़ती है, इंडियन इंडस्ट्री में तो हमें महंगा पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है कि उन्होंने जानबूझकर सस्ता किया है सो दैट वो एक्सपोर्टेड प्राइस को कम रख पाए, जानबूझकर सस्ता किया है ताकि वो एक्सपोर्टेड प्राइस को कम रख पाए। तो हमें काउंटर वेलिंग ड्यूटी बिल्कुल लगानी पड़ेगी। मतलब नेचुरली कोई चीज है तो उसको छोड़ दो, जबरदस्ती की कोई चीज सस्ती की जा रही है सो दैट प्राइस को रिड्यूस किया जा सके, तो इसलिए हम उसको बढ़ा देंगे। सब्सिडी इज कन्फर्ड ऑल द पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल वेदर एक्सपोर्टेड और टू बी कंज्यूम डोमेस्टिकली। वही हमने पॉइंट पढ़ा था, सब्सिडी सबको दी जा रही है, चाहे आप कंज्यूम करो चाहे आप एक्सपोर्ट करो। मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सब्सिडी नहीं जा रही है, स्पेशली नॉर्मली सब्सिडी दी जा रही है। तो हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पता है वो नेचुरली बात है, वो प्रोडक्ट को सस्ता करके बेचने के चक्कर में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली सस्ता किया गया है, सबके लिए सस्ता है, चाहे आप एक्सपोर्ट करो चाहे आप कंज्यूम करो। तो यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगेगी, क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड, कब नहीं लगाना है, अनलेस जब तक ये चीजें ना हो जाएं तब तक नहीं लगाना है। इसमें तो लगाना ही नहीं है, मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी, बट क्वेश्चन का कंटेक्स्ट भी समझो। काउंटरवेलिंग ड्यूटी शैल नॉट बी लेविड अनलेस यू डू दिस, जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक ड्यूटी नहीं लगेगी। तो 1 और 2 डी मस्ट बी द आंसर फॉर द सेम। चलिए 86 क्या कह रहा है देखते हैं। 86 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू द स्टेटस होल्डर एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एफटीपी आई नो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, बट जितना यहाँ पे रेलेवेंट है उतना सुन लीजिए, सो दैट अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, स्टेटस होल्डर क्या होते हैं, मान लो आपने एक्सपोर्ट की लिमिट को अचीव कर लिया तो आपको स्टेटस होल्डर, हम कहते हैं ना कि आपने बहुत बड़ा किसी में काम कर लिया तो आप वीआईपी बन जाते हो, सेम एज इन द एक्सपोर्ट केस ऑल्सो। तो आप जब स्टेटस होल्डर बन गए, आपने एक्सपोर्ट की लिमिट को पार कर लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, आपको सब जानने लगे, वीआईपी बन गए, तो वीआईपी लोगों को क्या होता है, बहुत सारी एंट्री फ्री मिलती है ना, तो बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो सेम एज अगर एक्सपोर्ट के केस में आपको स्टेटस होल्डर मिल गया है तो क्या प्रिविलेजेस आपको मिलेंगे, तो देखते हैं। चलो क्या प्रिविलेजेस आपको मिलने वाले हैं। स्टेटस होल्डर, नाम से क्लियर है, स्टेटस होल्डर आपका एक स्टेटस है तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। जब आप बहुत बड़े लोग होते हो, जान पहचान होती है, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता ना, फटाफट से अंदर चले जाते हो। तो सेम एज आपने स्टेटस होल्ड किया है एफटीपी में, तो आपको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। नंबर वन इज
Authorization of custom and clearance both for import and export may be granted और सेल्फ डिक्लेरेशन, उनको पता है ये पर्सन बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, इतना बड़ा उसको स्टेटस मिल गया है, तो इसकी बार बार चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इसको देने दो, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने दो। आई होप जनरल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात भी सही बोल रहा है। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड अबव, जो 2 स्टार, देखो कुछ बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिनको 2 स्टार्स एंड अबव हाउस मिल जाता है ना, दे आर परमिटेड टू एस्टैब्लिश द एक्सपोर्ट वेयर हाउस, उनको इतनी ज्यादा इज्जत मिलती है कि आप एक्सपोर्ट वेयर हाउस भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, कि आप एक्सपोर्ट वेयर हाउस को भी एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्टेटस होल्डर होते हैं जो 2 स्टार और अबव के होते हैं, ध्यान रखना, अगर नहीं याद है इट्स ओके, याद कर लो। अब 2 स्टार और अबव के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाता है, परमिट किया जाता है कि आप एक्सपोर्ट वेयर हाउस को एस्टैब्लिश कर लो। मैंने क्या बताया, जो स्टेटस होल्डर लोग हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने दिया जाएगा। 2 स्टार एंड अबव वाले लोग हैं उनको क्या बोला जाएगा, अपने एक्सपोर्ट वेयर हाउस को एस्टैब्लिश कर लो। इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, कि कितने आउटपुट के लिए कितना इनपुट चाहिए, इनके एक नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, मे बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी, इनके इनपुट आउटपुट नॉर्म प्रायोरिटी पे फिक्स किए जाते हैं, प्रायोरिटी पे फिक्स किए जाते हैं विद इन 7 days, नो, दिस इज इनकरेक्ट, विद इन 60 days, विद इन 60 days, कितने दिन में, 1 सेकेंड प्लीज, विद इन 60 days, कितने दिनों में, विद इन, याद करते चलो, विद इन 60 days, विद इन 60 days इनके इनपुट आउटपुट नॉर्म्स प्रायोरिटी पे फिक्स किए जाते हैं। तो ये बात क्या होगी, फिक्स तो किए जाते हैं, इनपुट आउटपुट नॉर्म्स आर फिक्स्ड बाय द नॉर्म्स कमेटी, बट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस आल्सो, बट विद इन 60 days। तो ये पॉइंट इसने गलत बोल दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट। वो कह रहा है एग्जाम्पशन फॉर फर्निशिंग द बैंक गारंटी स्कीम। बिल्कुल आप स्टेटस होल्डर हो, आप इतना कर रहे हो तो बैंक को भरोसा हो जाता है ना आप पे, तो सिंपल सी बात है, आप बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ज्यादा अमाउंट का लोन ऑफर हो रहा है। इन द सेम केस आप स्टेटस होल्डर हो, ज्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आओगे तो आपको बैंक गारंटी देने से भी एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, बैंक गारंटी देने से भी एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। 1, 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर, 1, 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर। तो थर्ड वाले में क्या मिस्टेक थी, 60 days बोला होता तो वो भी करेक्ट हो जाता है ना, 60 days बोला होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। चलिए वी आर डन विद 86 to 90, लेट अस चेक प्लीज, आंसर चेक कर लेते हैं। मैं एक मिनट फोन में ओपन कर लेती हूँ सो दैट फटाफट से हो जाए। 86 का है ए, 86 का है ए, यस, ए इज द आंसर। 87 का है डी, यस। 88 का हो गया बी, देन डी, देन ए, देन डी, देन ए, यस। चलिए यहाँ पर फिनिश हुए हमारे 90th तक, कितने 20th रह गए, फटाफट से हम इसको फिनिश कर लेंगे फिर चैप्टर्स। एंड यस, इफ यू वांट स्पेसिफिक सम चैप्टर व्हिच आई शुड बी पिकिंग अप फॉर यू, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल पिक दोज चैप्टर ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, एंड यस एग्जाम्पशन लेकर आनी है, स्टिल इट इज पॉसिबल, हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।